दोस्तों नमस्कार। नई दिल्ली के अंदर 18 फरवरी को जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी जो है, उसका एक राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ और उस राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर चुनाव को लेकर के 2024 के चुनाव को लेकर के रणनीति पर चर्चा हुई। जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी ने बहुत भाषण दिया, अपने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया। उस पर भी हम आएंगे कि क्या क्या इन्होंने इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर बोला है, उसकी मुख्य जो चीज़ें हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले उनके भाषण से ज़्यादा चर्चा दो तस्वीर को लेकर के या दो वीडियो क्लिप्स को लेकर के, जो कि सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शेयर किया है। उसके बारे में मैं ज़रूर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सबसे पहली जो एक तस्वीर में, क्लिप तो नहीं लगा पा रहा हूँ, बट तस्वीर में आपको ज़रूर दिखा दूँगा। इस तस्वीर के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो आए, तो जो बड़ा वाला जो फूलों का जो हार होता है, जो पूरा 4-5 लोग मिल कर के उसको पहनाते हैं, वो पहनाने के लिए लाया गया मोदी जी को। और उसके अंदर आप देखेंगे कि जो राजनाथ सिंह हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो उस माला के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे और आ भी गए थे। आप देखेंगे कि यहाँ तक उनका माला आ चुका था, लेकिन फिर पता नहीं, नड्डा साहब भी थे पीछे, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, उनका माला यहाँ तक आ चुका था राजनाथ सिंह का, फिर पता नहीं किसी ने इनको बोला, बगल में ही थे क्या नाम है, अमित शाह जी, हो सकता है कि इन्होंने इशारा किया। तो फिर जो है बेचारे राजनाथ सिंह जो है उसको माला को अपने सर से बाहर किया और ख़ुद को जो है वो उससे अलग हो गए, और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ मोदी जी उस माला के अंदर आपको हाथ जोड़े हुए नज़र आए, है ना, इस तरीके के। और जो दूसरा जो क्लिप शेयर किया जा रहा है खूब, उसके अंदर जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, जेपी नड्डा साहब, है ना, मंच पर आए तो जनता का अभिवादन स्वीकार करते हैं नेता लोग। ऐसे ऐसे हाथ हिलाने की कोशिश कर रहे थे नड्डा साहब, पीछे से इनका हाथ खींच दिया अमित शाह ने। चलो भैया इधर आओ, तुम नेता बनने की कोशिश मत करो, ठीक है, नेता जो है मोदी जी ही है। तो ये सिचुएशन है बीजेपी के अंदर नेताओं का, आप समझ रहे हैं। एक केंद्रीय मंत्री है राजनाथ सिंह, हैं जेपी नड्डा, जो कि राष्ट्रीय बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनकी यह हैसियत है पार्टी के अंदर। तो बाकी लोगों की क्या होगी वो आप सोच लीजिए, उसके बारे में क्या ही बोलूँ। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मोदी जी ने इसके अंदर क्या कहा। 3-4 बातें हैं मुख्य रूप से, जिसको लेकर के हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मोदी जी की मनोदशा को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। सबसे जो पहली चीज़ है, मोदी जी ने क्या कहा अपने भाषण के दौरान कि भैया जो तीसरा जो टर्म है ना, 2 बार तो प्रधानमंत्री बन चुके हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री के ख्वाब जो हो एकदम सजाए हुए हैं, है ना। तो बोलना है मोदी जी का कि ये जो तीसरा टर्म होगा मेरा, वो सत्ता के उपभोग के लिए नहीं होगा, है ना। मतलब आप लाइंस को समझने की कोशिश कीजिए कि तीसरा टर्म जो होगा मेरा 2024 में, वो सत्ता के उपभोग के लिए नहीं होगा। इसका क्या मीनिंग निकाला जाए कि पिछला जो 2 टर्म था, जो 2 बार आप प्रधानमंत्री बने हैं, क्या उस दोनों बार में आपने सत्ता का उपभोग किया है? क्या आपने सत्ता का मतलब अपने जीवन की जो आनंद है, जो मज़े हैं ज़िंदगी के, वो लेने के लिए इस्तेमाल किया है पिछले 2 टर्म का? जो आप ये बोल रहे हैं कि तीसरा जो टर्म होगा वो सत्ता के उपभोग के लिए नहीं होगा, मौज मस्ती के लिए नहीं होगा, शौक़ पूरे करने के लिए नहीं होगा। इसका मतलब तो यही आप कहना चाहते हैं पर्दे के पीछे कि 2 बार मैंने मौज मस्ती कर लिया भैया, देखो 2 बार तो मैंने मज़े मार लिए, बहुत ज़िंदगी का मज़ा ले लिया 10 साल, एक बार और प्रधानमंत्री बना दो, इस बार मैं काम करूँगा, पक्की वाली बात है, एकदम प्रॉमिस कर रहे हैं। इसका तो यही मतलब निकाला जा सकता है। तो ये कहना था। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि बहुत हास्यास्पद चीज़ है, मतलब इस तरीके का ये नहीं कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री को, है ना, शोभा नहीं देता है। एक कितना ऊंचा पद है, एक गरिमा होती है उसकी, उसके अंदर एक उसकी ग्रेविटी होती है, उसको मेंटेन करना चाहिए, है ना।
अक्सर बोलते रहते हैं कि हम लोग 400 सीट ला रहे हैं, 400 सीट ला रहे हैं, उस पर मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन उसके पहले जो उन्होंने एक स्टेटमेंट जो आज दिया है कि चुनाव जो है वो बेशक से मई में होगा, मतलब जो शपथ ग्रहण होगा प्रधानमंत्री का, लेकिन इनका कहना है मोदी जी का कि बेशक से तीसरा जो टर्म होगा उसकी शुरुआत मई महीने से होगी, लेकिन अभी से ही, समझ रहे हैं बात, अभी से ही जो है अलग अलग देशों से मुझे न्योता आने लगा है। जून, जुलाई, अगस्त के महीने में जो विदेशों में जो कार्यक्रम होने हैं, जो प्रोग्राम्स होने हैं, उसके लिए न्योता मुझे अभी से ही आने लगा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मोदी जी ये कह रहे हैं कि अपने कार्यकर्ताओं से, इसका मतलब ये है कि विदेशियों को भी पता है कि आएगा तो मोदी ही, खुद से, मतलब अपनी, कहते हैं ना कि अपनी मुँह मियाँ मीठू करना, खुद से, मतलब कि विदेश वाले भी यही कह रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही, इसीलिए भैया पहले से ही न्योता दे दो मोदी जी को, हैं। इस चीज़ को लेकर के पवन खेड़ा जो है उन्होंने बहुत चुटकी लिया है। उन्होंने क्या लिखा है कि निमंत्रण भारत के प्रधानमंत्री को है ना, चिंता मत कीजिए, आपकी जगह जो आएगा वो चला जाएगा, तंज कसा एक तरीके से पवन खेड़ा ने। तो चूँकि ये सब कार्यक्रम जो होता है, कोई भी जो इस तरह का विदेशी दौरा का कार्यक्रम जो होता है, निमंत्रण भेजने का या देने का, वो उसका शेड्यूल पहले से तैयार हो जाता है ना, कि अगर कोई फंक्शन है तो उसमें इस देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, उसको बुलाना है। तो वहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि नरेंद्र मोदी जी आप आ जाइए, ठीक है, वहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा होगा, है ना, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा होगा, जो भी होगा, वहाँ नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिखा हुआ। लेकिन ये भाई साहब जरूर ये बोल रहे हैं कि भैया वो सब तो पहले ही से हमको बुला रहा है कि भैया जीतेगा तो मोदी ही, तो पहले से इसको बुला लो कि तुम ही आ जाना। ये मतलब शोभा नहीं देता है, सही पूछिए तो। एक प्रधानमंत्री के कुर्सी पर आप हैं, आपकी एक डेकोरम है, एक ग्रेविटी होना चाहिए, एक वेटेज होना चाहिए आपके बिहेवियर में, वो चीज़ कहीं नहीं दिखता है। 400 सीट लाएंगे, क्या होता है देखिए, स्कूल कॉलेज के अंदर ना, जो क्लास के अंदर जो सबसे नकारा बच्चा होता है, वो सबसे ज़्यादा बवाल मचाता है कि भैया इस बार तो टॉप मैं ही मारूंगा, मेरे से ज़्यादा तो नंबर कोई ला ही नहीं सकता है। एग्ज़ाम होगा, क्या रिजल्ट आएगा उसको कुछ नहीं पता है, लेकिन पहले से ही वो एकदम अपने घर में, मोहल्ले में, स्कूल में, भैया टॉप तो मैं ही करूँगा इस बार तो 85% से एक नंबर भी कम नहीं आएगा मेरा, भले वो बाद में जाकर फेल हो जाए और फिर मुँह छुपाता फिरे। समझ रहे बात को? वही हाल है। कहते हैं ना कि अधजल गगरी छलकत जाए और भारी गगरिया चुपे जाए, है ना। जिसके पास कम ज्ञान होता है, जो हल्का होता है, ये सब जो बयान है, ये सब कहीं ना कहीं हल्केपन का परिचय है। आपके पास 400 सीटें हैं, आप 500 सीटें लाएंगे, है ना, और इस तरीके से उसका ढोल पीट रहे हैं कि मैं 400 सीट लाऊंगा, मैं 370 सीट लाऊंगा। आपको जयंत चौधरी जैसे छोटे नेता की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? आपको नीतीश कुमार की बिहार में ज़रूरत क्यों पड़ रही है? आपको झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन की सरकार गिराने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? आपको तेजस्वी, नीतीश कुमार आपके पास मिल गए, इसके बावजूद भी तेजस्वी को बार बार ईडी की नोटिस देने की ज़रूरत आपको क्यों पड़ रही है? दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल को आप 10 नोटिस दे चुके हैं ईडी की, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ रही है? अगर आपको लग रहा है कि जब आपको 400 सीट आ ही रहा है तो छोटे छोटे दलों को, जिनकी की कोई मतलब हैसियत ही नहीं, जिनकी कोई राजनीतिक कुछ है ही नहीं आधार, जिनका कोई इस तरह का जनाधार ही नहीं है, उन नेताओं को, उन पार्टियों को अपने अंदर मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। यही है आपका 400 सीटों का दम्भ। तो ये सब चीज़ें जो हैं एक प्रधानमंत्री के लिए, भारत जैसे एक बड़े देश के प्रधानमंत्री के लिए ये सब चीज़ें शोभा नहीं देता है। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको ये सब चीज़ें अच्छी लगती है, उनको ये सब चीज़ें बोलने में बहुत आनंद की अनुभूति होती है, और शायद इसीलिए वो जो है वो बोलते हैं इस तरह की चीज़ों को। तीसरी जो बात है, उन्होंने राम मंदिर को लेकर कहा और अनुच्छेद 370 को कहा। एक और चीज़ मैं बता देंगे, जो बार बार 370 का रट जो लगा रहे हैं, वो 370 में एक्चुअली सीट नहीं है, वो अनुच्छेद जो 370 है, जो जम्मू कश्मीर से हटाया है, उसके तरफ कहीं ना कहीं इनका इशारा कि ये 370 बोल करके लोगों के दिमाग में ये ठूस दिया जाए,
370 कि हमने हटाया 370, हमको वोट देना, हमने राम मंदिर बना दिया, हमको वोट दे देना। ठीक है, तो राम मंदिर का भी जिक्र किया इन्होंने, 370 का भी जिक्र किया है। इसके बाद इन्होंने जो महिलाएं हैं देश के अंदर, महिला सुरक्षा और पिछड़ों को लेकर के भी जिक्र किया कि हमने महिला सुरक्षा के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए और पिछड़ों के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए हमने बहुत काम किया। ठीक है, लेकिन हकीकत क्या है वो आपको पता है कि महिला सुरक्षा को लेकर के, महिला सशक्तिकरण को लेकर के किस तरीके से सभी ने दिल्ली में देखा महिला पहलवानों का। इसके अलावा पूरे देश भर में किस किस तरह की घटनाएं होती हैं। पिछड़ों की बात करें, जाति जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते हैं मोदी जी? आप पिछड़ों के, ओबीसी के, SC ST के, आदिवासियों के इतने हितैषी हैं, जाति जनगणना से क्यों पीछे भागते हैं? करा दीजिए अगर आपके अंदर दम है तो, अगर आप इतने हितैषी हैं तो, लेकिन नहीं कराते हैं। इन्हीं के राज्य में आदिवासियों के ऊपर किस तरीके से पेशाब किया जाता है, किस तरीके से जुल्म किया जाता है, दलित लोगों को किस तरीके से घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जाता है। ये सब चीज़ें हो रही है बीजेपी के राज्य में। एक समुदाय विशेष को, मुस्लिमों को किस तरीके से तंग किया जाता है, किस तरीके से उनको परेशान किया जाता है, किसी से छुपा हुआ है। फिर किस मुंह से आप कहते हैं कि हमने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, हमने पिछड़ों और आदिवासियों और दलितों और वंचितों और शोषितों के कल्याण के लिए हमने बहुत कुछ किया है? किस आधार पर कहते हैं? ये हमें समझ में नहीं आता है, ये अंधभक्तों को ही समझ में आ सकता है। अंतिम चीज़, सब कुछ बोल दे मोदी जी, 4 घंटा का भाषण दे दे और कांग्रेस को गाली नहीं दे, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ये तो मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ना। तो कांग्रेस को भी इन्होंने खूब गाली आया है, परिवारवाद है, सब ये है, कुछ नहीं करता है, सब तो देशद्रोही है, सब सेना का दुश्मन है, ये करता है, वो करता है, खूब किया। सैद्धांतिक राजनीति नहीं करता है। अब बताइए, सैद्धांतिक राजनीति नहीं करते हैं कांग्रेस वाले, सिद्धांत की राजनीति नहीं करते हैं कांग्रेस वाले। सिद्धांत की राजनीति हमारे मोदी जी करते हैं, सिद्धांत की लड़ाई हमारे मोदी जी करते हैं, आदर्शवाद की लड़ाई हमारे मोदी जी करते हैं। और मोदी जी का सिद्धांत क्या है, मोदी जी का आदर्श क्या है भैया, वो आपको मैं बताता हूँ। क्या इनका आदर्श है कि ईडी का डर दिखाओ, इनकम टैक्स का डर दिखाओ, उससे भी नहीं माने तो केस लदवा दो, पैसे दे करके विधायकों को तोड़ दो, तोड़ फोड़ करके जो एक चुनी हुई जनता की सरकार है उसको गिरा दो, पैसे दे गिरा दो, ईडी का डर दिखा के गिरा दो, है ना। यही मोदी जी का सिद्धांत है, यही मोदी जी का आदर्श है। इसी आदर्शों पर तो मोदी जी काम करते हैं। और देश के अंदर कितने विधायकों को खरीदा होगा इन्होंने, पैसे की लालच दे करके या ईडी CBI का डर दिखा करके। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, और वही भ्रष्टाचार जब बीजेपी के अंदर चला जाता है तो स्वच्छ बन जाता है, निर्मल बन जाता है। यही तो है नरेंद्र मोदी जी का आदर्श, यही तो है नरेंद्र मोदी जी का सिद्धांत कि वोट के लिए मोदी कुछ भी करेगा, वोट के लिए, राजनीतिक फ़ायदे के लिए मोदी कुछ भी करेगा। यही है मोदी जी की सिद्धांत, मोदी जी के आदर्श, उनकी यही राजनीति है। मोदी जी का सिद्धांत और मोदी जी के आदर्श देश को तोड़ने में है। हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाई करा दो, झगड़ा करा दो, दंगे करा दो, सामाजिक वैमनस्य, सामाजिक नफरत फैला दो। यही तो मोदी जी का आदर्श है, यही तो मोदी जी का सिद्धांत है। और मोदी जी आपको अब नौकरी के बारे में तो बात नहीं करेंगे ना भाई। कांग्रेस जो है, राहुल गांधी नौकरी, बेरोजगारी के बारे में बात कर रहे हैं, महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस वाले कहाँ आदर्शवादी हुए? आदर्शवादी तो मोदी जी हुए, जो कि रात दिन हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद करते हैं। हिंदुस्तान में अयोध्या के अंदर राम मंदिर उद्घाटन करके पेट नहीं भरा तो अबू धाबी चले गए उद्घाटन करने के लिए। एक तरफ MS स्वामीनाथन को और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे देते हैं, दूसरी तरफ किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले गिरवाते हैं, उनके ऊपर रबर बुलेट चलवाते हैं। यही तो मोदी जी का सिद्धांत है। अब कैसा सिद्धांत चाहिए भाई आपको? तो ये है मोदी जी का भाषण। मोदी जी के जो भाषण होते हैं, मैं यही कहूँगा कि एकदम आपको दूसरी दुनिया में लेकर के चले जाते हैं, जहाँ की जिसकी की वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। मोदी जी के भाषणों की यही सबसे बड़ी खासियत होती है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है, और आगे मैं आपसे मिलूँगा दूसरे वीडियो के अंतर्गत। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।